नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल एलसीएम एचसीएफ के पहले पार्ट को पढ़ लिया था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो एलसीएम और एचसीएफ को पहले हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें एलसीएम को तो हमने कुछ इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को भी देखा था और उसके बाद हम लोग पहले एलसीएम को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर एचसीएफ को समझेंगे, फिर उसके बाद दोनों को जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलसीएम में आपसे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पहले इनकी जो आधारभूत संरचना है इसकी अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि एलसीएम से आपके किस प्रकार के सवाल पूछ सकता है, हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछ सकता है इसमें कि कह देगा कि मान लो कोई भी संख्याएं दे देगा, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या दे देगा, अलग अलग ये संख्याएं हैं। मान लो आप एक्स वाई जेड अगर नहीं समझ पा रहे, जैसे उसने कह दिया कि 5, 7 और 8, वो कहेगा कि 5, 7, 8 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 5, 7, 8 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या कोई भी मतलब संख्या दे सकता है। जैसे उसने कह दिया एक्स वाई जेड, कोई भी संख्या कहेगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स और एक्स वाई जेड से विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे डायरेक्ट एलसीएम पूछना चाहता है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपसे अगर एलसीएम पूछना चाहता है तो हमेशा वो कहेगा छोटी से छोटी, और जब वो कहेगा बड़ी से बड़ी तब वो आपसे एचसीएफ पूछना चाहेगा। जब वो कहता है आपसे कि बड़ी से बड़ी तब वो एचसीएफ पूछना चाहता है, और जब वो कहता है कि छोटी से छोटी तो हमेशा वो आपसे एलसीएम ज्ञात करने की कोशिश करेगा। अब दूसरा, एक तो डायरेक्ट आपसे एलसीएम पूछ सकता है, दूसरा वो कहेगा कि कोई संख्या है, मान लो एक्स वाई जेड, या आपको मतलब अगर एक्स वाई जेड से दिक्कत हो रही है तो आप कोई भी संख्या समझ लो। जैसे कि कह रहा है कि मान लो 8, 7, 8 और 9, ये कह रहा है कि इन संख्याओं का किसी संख्या में भाग देने पर, यानी कह रहा है कि 7, 8, 9 का किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वो आपसे कह रहा है कोई भी संख्या देगा। पहला टाइप तो ये है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, कहेगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या एलसीएम ज्ञात करो, आप लोग समझ जाएंगे। दूसरा वो कहेगा कि कोई संख्या है जिसमें 7, 8, 9 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। या वो कह सकता है कि एक्स वाई जेड संख्या है, इसका किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो शेषफल आर बचता है। कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे, एक्स वाई जेड और 7, 8, 9 में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे सवाल आपसे पूछ सकता है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि 7, 8, 9 ऐसी कोई भी संख्या मान लो अपने समझ से कि इन संख्याओं का भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। दूसरा तो ये तरीका बनता है। तीसरे सवाल जो तरीका होता है वो कहेगा कि 7 से भाग देने पर और 8 से भाग देने पर और 9 से भाग देने पर क्रमशः 5, 6 और 7 शेषफल बचता है। मतलब कहेगा कि 7, 8, 9 से भाग देने पर शेषफल 5, 6, 7 बचता है। अर्थात मतलब अलग अलग शेषफल बच रहे होंगे, लेकिन इस दशा में उनके अंतर जो होंगे वो समान होंगे। देखो 7 में से 5 जाएंगे तो अंतर समान 2 का है, यहाँ में 8 में से 6 जाएंगे तो अंतर समान 2 का है, 9 में से 7 जाएंगे तो अंतर समान 2 का है। अर्थात वो आपसे अलग अलग शेषफल वाला भी सवाल पूछ सकता है। अर्थात आपसे 3 प्रकार के सवाल बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ में, जो बेस है। उसके बाद इस पे भी आधारित बहुत से सवाल बनेंगे, हम उन सभी सवालों को समझते हुए चलेंगे। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि जो एलसीएम एचसीएफ है वो मुख्यतः इन 3 बिंदुओं पे काम करेगा। यानी कि एक बार तो ऐसा डायरेक्ट जब वो डायरेक्ट आपसे एलसीएम पूछेगा, दूसरी बार समान शेषफल वाला पूछेगा, और तीसरी बार अलग अलग शेषफल वाला पूछेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य जो है वो आप लोग समझ रहे होंगे। आइए अब हम लोग पहले एलसीएम के जो तरीके हैं उस पे चलते हैं। हम लोगों ने पहले प्रकार के सवालों को कल पढ़ लिया था, लेकिन आज हम लोग फिर से एक बार इसको पढ़ते हुए और रिवीजन करते हुए चलेंगे। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं।
और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने पहले प्रकार के सवालों को कल पढ़ लिया था। आज हम लोग विशेष तौर पे दूसरे और तीसरे सवालों को देखेंगे, लेकिन एक बार फिर भी हम लोग रिवीजन के तौर पे इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 और 112 से विभाजित किया जाए तो शेष न बचे। यानी कि वो आपसे सीधा सीधा उसने जब कहा है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब छोटी से छोटी संख्या। जब भी आपसे वो छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो वो हमेशा आपसे एलसीएम पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ बतानी है। तो तरीका क्या है, अब अगर डायरेक्ट आपसे पूछे तो आप लोग बस विभाज्यता का नियम वाला देखेंगे इसमें। जैसे विभाज्यता का नियम क्या है लग रहा है इसमें, और विभाज्यता के नियम में भी मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं कौन सा है, जिसमें अगर 9 या 3 लगता हो। इसमें 9 और 4 आ रहा है, तो ऐसे ऑप्शन देख लो जो 9 और 4 से कट रहे हो। जैसे 9 से काटने के लिए 6 3 9, यानी कि ये संख्या उत्तर हो सकता है। 4 2 6, 6 9 से नहीं कटता तो ये वाला उत्तर नहीं हो सकता है। 2 और 1 3 ये उत्तर नहीं हो सकता है। 8 और 1 9 ये उत्तर हो सकता है। 2 और 1 3 और 1 4 यानी ये उत्तर हो नहीं सकता है। अर्थात इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो या तो 360 होगा और या 1008 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं दूसरे से। अब हमारे पास दूसरा क्या नियम है, 4 से हम देख सकते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम लगा के देख सकते हैं। तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक होना चाहिए। तो इसका अंतिम दो अंक ये भी 4 से कट रहे हैं और अंतिम 2 अंक ये भी 4 से कट रहे हैं। तो यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 16 7 112 होता है, 16 7 112। तो 16 या तो 16 का भाग दे के देख लो या 7 का। तो यहाँ पे जब हमने 16 का भाग 360 में दिया तो 16 दूनी 32, 4 बच गया, यानी 4 का मतलब 40, यानी कि 40 में तो 16 का भाग अब जाएगा नहीं, 40 में जाएगा नहीं। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, हमारा उत्तर ये वाला हो जाएगा। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है जो हम लोग ऑप्शन से कर रहे हैं। अब ऑप्शन से ये सवाल भी आपका कठिन हो जाएगा जब उसने कह दिया। अगर वो सवाल में ये पूछ देता, मान लो सवाल में आपसे ये पूछ लेता, कहता कि बताइए कि 36, 48, 112 से विभाजित किया जाए तो ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसमें इसका भाग दिया जाता है और कोई भी संख्या शेषफल ना बचती है, तो ऐसी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब उसने अंकों का योग यहाँ पे 9 दे दिया, ठीक है, इसकी जगह पे 6 दे दिया, इसकी जगह पे 3 दे दिया और इसकी जगह पे 9। मान लो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अंकों का योग सेम आ जाए। अगर यहाँ पे 9 मतलब अगर इसने यहाँ पे 8 दे दिया है, यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 मान लो 4 दे दिया, कभी भी मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि अलग अलग आपको मतलब एक जैसे ऑप्शन 2 मिल जाए, क्योंकि 2 बार तो हो नहीं सकता है। तो आप लोग सीधा सीधा ऐसे भी लगा के देख सकते हैं इसको। और अगर हम इसको जो इसका बेसिक है उससे लगा के देखें तो हम लोग इसको ऐसे हल करेंगे। आइए वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। 36, 48, 112 ये दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे तोड़ते हैं किसी भी संख्या को, तो आप कहते हैं सहअभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं। और सहअभाज्य संख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है को प्राइम नंबर का, वो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। 36 को तोड़ने के लिए 9 और 4, आशा करता हूँ ये आपको पता है कि को प्राइम नंबर क्या होता है और मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। 48 को तोड़ने के लिए 16 गुणा 3 कर सकते हैं, क्योंकि 16 और 3 दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं है, अर्थात कॉमन फैक्टर नहीं है। और वैसे ही यहाँ पे 16 गुणा 7 कर सकते हैं, ये भी आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जब भी बड़े से बड़ी संख्या ली जाती है तो उसमें हम लोग हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या को चुनते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16, यानी जब हम 16 को लेंगे तो 4 को तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 16 और 4 एक ही परिवार के हैं, अर्थात 4 के पहाड़े में 16 आता है इस वजह से। और हम लोग लासा में बड़ी संख्या को प्राथमिकता देते हैं। तो 16 के बाद अब संख्या कौन सी आएगी, तो आप कहेंगे 9 आएगी, इसके बाद तो आप कहेंगे 7 आएगी, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा हमको। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 16 निम्मा 144, 144 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 7 चक्कू 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 चक्कू 28 और 2 30 की बिंदी हासिल लगा 3, 7 एकम 7 3 10, यानी 1008। आशा करता हूँ ये सवाल आपको बेसिक से भी आ गया है और इस ऑप्शन से कैसे किया जाएगा ये भी आपको समझ में आ गया है। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आइए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना है, तो सिपाहियों की
न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। उसने ये आपसे पूछा है कि वर्ग बनाना है और उस सिपाहियों की जो संख्या है वो उसको न्यूनतम रूप में ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे हमने 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाला होगा तो कितना बनेगा यहाँ पे, तो आप लोग कहेंगे कि 60 बनेगा। और आशा करता हूँ ये आप लोग आसानी से 10 और 15, 20 का एलसीएम निकालना जानते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम आपको निकालना पता है कैसे निकालेगा, यानी 10 तो ये कैंसिल ही हो जाएगा 20 में। तो यहाँ से हम लोग जब देखेंगे, हमको वैसे ही पता है कि 15 और 20 का पहाड़ा जो है वो 60 में ही आके मिल जाता है, तो यानी 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है 60, अर्थात इसलिए भी नहीं दिया गया है क्योंकि 60 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अर्थात तो हम लोग क्या करेंगे कि 60 का उसने कहा है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, अर्थात ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है जो कि हमारी 60 से विभाजित हो जाती हो पूरी। तो जब हम 60 का भाग 400 में देंगे तो आप कहेंगे ये विभाजित नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 60 में 2 और 3 होता है। 2 और 3 का मतलब क्या है कि इसमें देखो 3 की विभाज्यता का नियम लग जाएगा 60 में, 12 पंजे 60 होता है ना, इस वजह से। तो और वैसे ही 1600 में भी नहीं लगेगा, ये 60 का भाग 1600 में भी नहीं जाएगा। अब 60 का भाग 900 में जा सकता है और 3600 में भी जा सकता है। अगर हम जब ऑप्शन से किसी सवाल को करेंगे तो पहले हम 900 को चेक करेंगे, और 900 को हम लोग इसलिए चेक करेंगे पहले क्योंकि 3600 और 900 में संख्या 900 छोटी है। अगर 900 में 60 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या, और आपको पता भी है कि जो 900 है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग पहले 60 का भाग 900 में लगा के देखेंगे। अगर 60 का भाग इसमें पूरा चला जाता है तो ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम इसमें देखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 60 का भाग जब हमने 900 में दिया तो इस बिंदी से ये बिंदी कैंसिल हो गई। तो 6 का भाग जब 90 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 15 बार, यानी कि हमारा उत्तर 900 हो जाएगा और ये वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। हालांकि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि एलसीएम क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या, और उसने यहाँ पे बोला हुआ है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो ये तो ज़्यादा, ऐसे तो इसके आगे भी संख्याएं हमको वर्ग मिल सकती हैं, लेकिन न्यूनतम की बात कही थी तो इसलिए हमारा उत्तर 900 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको जो ऑप्शन से वाला था वो समझ में आया हुआ है। लेकिन जो इसका बेसिक मेथड है वो क्या है, तो हम लोग एक बार उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे संख्याएं कौन कौन सी थी, तो आप कहेंगे 10, 15 और 20 थी। तो हमको निकालना क्या था? इसका एलसीएम। और आपको पता है कि 10 जो है वो 20 में पूरा ही पूरा आ रहा है, तो हम तो इसको लेंगे नहीं। 15 के अभाज्य 15 के सह अभाज्य फैक्टर क्या होंगे? सह अभाज्य गुणनखंड। तो आप कहेंगे 5 और 3, यही तो होंगे, 5 गुणा 3, तभी तो 15 होगा। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं कि सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल आता है। अर्थात आपसे कहा जाए कि 8 और 9 का एलसीएम ज्ञात करो, तो 8 और 9 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करेंगे? आपस में इन दोनों का गुणा कर देंगे, वही इनका एलसीएम आएगा। आशा करता हूँ सह अभाज्य वाला आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। सह अभाज्य वाला आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, डायरेक्ट आ जाता है। कहेगा कि दो संख्याएं जिनका गुणनफल 117 होता है और वो आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट आप बता देंगे कि उन संख्याओं का एलसीएम, अगर गुणनफल 117 है और वो आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम भी 117 ही होगा। अर्थात सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, ठीक है। 5 गुणा 3 और 20 का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा 5। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। अब उसने कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि 4 में अगर हम किसी भी संख्या का गुणा ना करें तो ये तो 4 तो पहले से ही पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यानी 5 भी यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन रहा है। क्योंकि अगर हम इनको देखेंगे फैक्टर्स में चेक करेंगे जब, तो 5 और 5 यहाँ पे 2 5 हैं उनके पास, तो यानी कि 5 भी हमारा वर्ग बन रहा है। वर्ग क्या नहीं बन रहा है? तो आप कहेंगे कि 3 नहीं बन रहा है। अगर 3 वर्ग नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर कोई भी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 7 दिया होता गुणा 5 दिया होता और आपसे कहा जाता कि मान लो निकल के आता 7 पन्ना 35 आ जाता निकल के, वो कहता कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम संख्या, तो हम क्या करते? एक बार 5 का गुणा यहाँ पे कर देते और एक बार 7 यहाँ पे गुणा कर देते, और इनका जो भी गुणनफल आता भाई हमारी जो संख्या होती वो पूर्ण वर्ग संख्या में मिल जाती। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो जो भी संख्या आएगी वो हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे 5 तियां 15, 15 तियां
45, 45 चौकू 180, 180 में जब 5 का गुणा करेंगे यानी 18 पंजे 90, यानी ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 90, एक जीरो और यानी कि 900। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ में आ गया है। अगर एलसीएम और एचसीएफ को आपने पढ़ा, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ के अधिकतर सवाल जो हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट और ऑप्शन से ही लग जाएंगे, लेकिन हमको फिर भी इनका तरीका सीखना है, क्योंकि अगर हमने तरीका को सीखा तो जो अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर हैं उनमें ये बहुत कारगर साबित होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 7 बचता है। तो हम लोगों को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जब भी भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 7 बचे। तो आप लोगों को ये सवाल को एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इस सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ आपने वीडियो को रोक के इस सवाल को हल कर लिया होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। देखो यहाँ पे संख्याएं कौन कौन सी हैं, 25 यानी 5, 40 में यानी 10, 60 में भी 10 है। तो जब शेषफल हमारे पास 7 बचता है तो हम लोगों ने, जब हम आपको बिना अपना चेहरा दिखाए पढ़ा रहे थे उस समय मैंने आपको शेषफल प्रमेय को भी पढ़ाया था। तो उस समय हमने देखा था कि 7 शेषफल, अगर 10 का भाग अगर 7 में देंगे तो शेषफल 7 कब बचता है, जब इकाई का अंक भी 7 हो तभी तो बचेगा। तो अर्थात इकाई का अंक 7 होगा, यानी कि जिन ऑप्शन में इकाई का अंक 7 नहीं है तो वो ऑप्शन हमारे ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी ये 2 ऑप्शन हमारे उत्तर हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या था, उसने क्या कहा था कि 25 और 40 तथा 60 से विभाजित हों और हमेशा 7 आना चाहिए, शेषफल जो है वो हमेशा 7 आना चाहिए। तो और उसने बताया कि छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है। तो अब हम लोग, अब कहा जाएगा 1207 और 607, आपसे कहा जाएगा कि 1207 और 607, तो हमेशा हम लोग छोटी संख्या जब पूछी तो हम लोग सबसे पहले छोटी को चेक करेंगे। हम बड़ी को चेक करके क्यों अपना टाइम खराब करें, तो पहले छोटी को देख लेंगे, अगर छोटी नहीं होगा तब हम बड़ी को करेंगे चेक। तो 607 में मतलब 7 शेषफल बच रहा है तो ये संख्या क्या होगी, 600 ही तो बचेगी। अब क्या 600 में 40 का भाग जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 40 की एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, तो 4 का भाग तो 60 में चला जाएगा, यानी ये संख्या जो है वो 40 से विभाजित है और ये जो 600 वो ये 60 से भी विभाजित है। और जब संख्या के अंत में 2 बिंदी हैं तो ये संख्या हमारी 25 से विभाजित होगी, अर्थात हमारा उत्तर ये वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये ऑप्शन के तरीके से आपको समझ में आया है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो पहले हम क्या करेंगे, 40 से भाग दे के देखेंगे, क्योंकि 7 शेषफल बच रहा था तो 7 हमने माइनस कर दिया इसमें से, तो कितना बचेगा, 600 ही तो बचेगा। 600 में जब 40 का भाग हमने लगाया तो आपको पता है कि पूरा पूरा चला जाएगा। और 25 से विभाजित होने का नियम आपको पता है कि कोई भी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक या तो 25 हों या 50 हों या 75 हों या 00 लास्ट में कम से कम 2 बिंदी दी हुई हैं, तो ऐसी संख्या हमारी 25 से विभाजित हो जाती है। तो यानी ये 25 से भी कटेगा और 40 से भी कट रहा है और 60 से भी कट रहा है, अर्थात जब छोटी संख्या पूछी गई है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग कैसे, जो इसका तरीका है उसको कैसे हल करेंगे, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं। अब जैसे अगर उसने संख्या पूछी तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल के इसको हल कर लेंगे। अगर उसने यही इन संख्याओं की जगह पे ये कहा होता कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 7 देती है और उसका योगफल क्या हो सकता है, तो यहाँ पे योगफल जैसे 9, 6, 15 दे दिया होता ऑप्शन में, यहाँ पे 9, 3, 12, 5, 17 ऑप्शन दे दिया होता। ठीक है। 12, 7, 19 ऑप्शन दे दिया होता और यहाँ पे 7, 6, 13 ऑप्शन दे दिया होता। तो हम लोगों को संख्या तो पता नहीं होती, तो हम लोग इस सवाल को बिना मतलब ऑप्शन के साथ में हल नहीं कर सकते थे। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन सारे मिटा दिए जाएं, अब ऑप्शन ये दे दिया जाए 607, मतलब ये ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका योगफल, मतलब शेषफल तो 7 है लेकिन उन संख्याओं का जो योगफल है, योगफल मैंने आपको बताया था कैसे आया योगफल, ये 15 है, उन संख्याओं का 17 है, 19 है, 13, ये आप चीज़ समझ रहे होंगे। तो कैसे करते, तब तो हमारे पास ऑप्शन से करने के तरीका नहीं था, तब हम लोग इसको एलसीएम निकाल के ही करते इसका। और एलसीएम इसका कैसे निकलता, तो आप कहते 25, 40 और 60।
25, 40, 60 को हम लोग कैसे तोड़ते, तो कहते सह अभाज्य संख्याओं के रूप में। और सह अभाज्य संख्याओं का मतलब आपको पता है, ऐसी संख्याएं जिनका कोई आपस में कॉमन फैक्टर ना हो, अर्थात उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 25 में गुणा 1, ठीक है। 40 में कौन सी हो जाएगी, तो आप लोग 40 में 8 और 5 हो जाएंगे, 8 गुणा 5 यही तो हो जाएंगे, क्योंकि 8 पंजे 40, इनका आपस में कोई नहीं है। 60 में कौन सी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 12 गुणा 5, ठीक है। अब देखो जो 12 है ना, क्योंकि 12 में 3 छुपा हुआ है, तो हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 5, यानी 60 ही तो लिखा। ये देखो 4 तियां 12 पंजे 60, देखो। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो हम लोगों को पता है जो सबसे पहली सहभाज्य संख्याओं में हम जो सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को चुनते हैं। तो उस क्रम में हम सबसे पहले कौन सी संख्या को लेंगे, तो आप कहेंगे 25 को लेंगे, यानी 25 गुणा, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 8 है। अब इसके अलावा भी कोई संख्या है, यानी 25 और 8 को जब चुन लिया गया है तो ना तो 5 को चुना जाएगा और ना ही 4 को चुना जाएगा, ठीक है। कौन चुना जाएगा, तो आप कहेंगे अब 3 को चुना जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। 25 अट्ठे 200 और 200 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600, यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 600, यानी 600 जो संख्या है वो इन तीनों से कट जाएगी और शेषफल हर बार 7 बचता है, तो इसमें 7 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 7 को, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 607। अब वो कह रहा है कि इस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, यानी हमारा ऑप्शन डी ये वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। वो योगफल की जगह पे आपसे कह सकता है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी गुणनफल इनका क्या हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन में 3 दिया होता। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। मैं आपको सवालों के पीछे ना दौड़ा के केवल कॉन्सेप्ट की ओर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सवालों की संख्या अनंत है। कोई भी सवाल कितनी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आप सवालों के पीछे भागेंगे तो मुझे लगता है कि आप उतनी अपने आप को उतना ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। अर्थात मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सवाल आपसे आसानी से लगते हुए चले जाएंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। वो कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब इन संख्याओं से भाग दिया जाता है तो शेषफल तो 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह संख्या 9 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। आशा करता हूँ ये सवाल की जो भाषा है वो आपको समझ में आ गई है। तो इस सवाल को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो इस सवाल को अगर संख्याएं दी गई हैं तो पहले तो हमको केवल अगर संख्याएं जब भी दी जाएं तो हम सवाल को हमेशा ऑप्शन से हल करेंगे, और अगर संख्या न दी जाएं, संख्याओं की जगह वो कह देता कि उन संख्याओं का योग जो है वो ये है, मतलब कोई भी कह देता कि उन संख्याओं का योग मान लो, जैसे इनको देख लो, या उन संख्याओं का गुणनफल ये है, या वो कह देता उन संख्याओं की इकाई का अंक ये है, या मान लो सैकड़े का अंक ये है, तब हम संख्याओं को, इस सवाल को पूरा बेसिक से हल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसने जब यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं तो हम सीधा सीधा इस सवाल को ऑप्शन से हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 9 द्वारा विभाज्य है, यानी जो भी संख्या होगी इनमें से वो 9 से विभाजित होगी, अर्थात इसमें 9 का विभाज्यता का नियम लग जाएगा। 6 3 9 और 4 13 और 1 14, यानी ये इनका योग कितना हो रहा है, 14। देखो 6 4 10 14 हो रहा है कि नहीं, यानी कि 9 से विभाज्यता का नियम यहाँ पे नहीं लग सकता, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 7 3 10 5 15 और 1 16, यानी 16 हो रहा है, यानी यहाँ पे भी विभाज्यता का नियम 9 वाला नहीं लग रहा है, और उसने कहा है ना 9 द्वारा विभाज्य हो, तो ये वाला उत्तर हमारा नहीं हो सकता। वैसे ही 8 3 11 11 और 1 12 6 18, ये वाला हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। यानी कि 7 3 10 10 और 1 11 9 20, ये 20 हो रहा है, यानी कि ये वाला भी उत्तर हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ये जो संख्याएं दी गई हैं जो 9 से विभाजित हैं, इसका उत्तर ये हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ये एग्जाम में आए और वहाँ पे ऑप्शन में उस संख्या को ना पूछ करके वो कह देता कि बताइए संख्या का दहाई का अंक क्या है, जैसे इकाई का अंक 3 है, वो पूछ देता दहाई का अंक क्या है, तो हमें ये संख्या पूरी तो निकालनी पड़ती। तो दहाई का अंक इसमें 8 है, ठीक है। सैकड़े का अंक क्या है, तो मान लो 6 है,
जो हजारवां अंक क्या है, तो आप कहते हैं 1 है। तो ऐसी संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इस संख्या का एलसीएम करके हल करना पड़ता है। हम उस बेसिक को समझेंगे, यानी कि 5, 6, 7, 8 हम लिखेंगे यहाँ पे संख्या 5, 6, 7 और 8, इन संख्या का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। और शेषफल क्या मिलता है, 3, यानी शेषफल क्या होता है, जो भागफल के बाद बच जाता है वही तो शेषफल होता है। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे 4 का भाग मान लो आपसे कहा जाए कि 4 का भाग मान लो आपसे कह दिया जाए कि 27 में दो, 27 में 4 का भाग दे दो, तो आप क्या करेंगे, 4 सत्ते 28, लेकिन नहीं, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे आप, यानी 4 छंग 24, यही तो हुआ। घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 3। इसका मतलब क्या है कि 4 का जब भाग हम दे रहे हैं तो 3 हमें जो मिल रहा है वो शेषफल के रूप में है, यही तो है इसका मतलब। यानी कि अगर हम शेषफल को घटा देते हैं, संख्या में से शेषफल को घटा देते हैं, संख्या कौन सी है 27, यानी 27 में से अगर हम शेषफल को घटा देते हैं तो हमें संख्या ऐसी मिल जाएगी जो पूर्णतः विभाजित होगी। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। या तो हमें क्या करना चाहिए, शेषफल में इस संख्या को घटा देना चाहिए, 27 में से 3 को घटा देना चाहिए, और या क्योंकि 3 और 4 में कितने का अंतर होता है, तो आप कहेंगे 1 का अंतर होता है, यानी 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, या तो 1 हम 27 में जोड़ देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो हमारी 4 से विभाजित होगी। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको आगे अच्छे से इसको समझा सकूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो मान लो संख्याएं दी हुई हैं, ये इनका एलसीएम निकालना है, उसके बाद +3 कर देंगे तो वही संख्या तो हमें मिलेगी जो 5, 6, 7, 8 का भाग देने के मतलब 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाता है, यानी एलसीएम के बाद शेषफल 3 बच रहा है, यही तो मतलब हुआ इसका। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको इतनी समझ में आई है, ठीक है। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लो तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये 5 तो पूरा ही लिया जाएगा, 6 में हम क्या ले सकते हैं 2 गुणा 3, 7 भी पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। 8 जो है 2 से बड़ा है, यानी कि 8 को लेना पड़ेगा और 3 को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा करो। अगर उसने, हम ये आपको तरीका तब बता रहे हैं जब उसने संख्या नहीं दी है आपसे और संख्या के अलावा कुछ पूछा है, तो हमें यहाँ तक संख्या निकालनी है, इस वजह से इस सवाल को ऐसे लगाना पड़ेगा। तो 5 सत्ते 35 और 8 तियाँ 24, यानी कि 35 गुणा 24 करो, इसको आपस में इनका मल्टीप्लाई करो कि कितना आएगा, तो इनका आपस और 24 का जब गुणा हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 840, और उसके बाद गुणा करना पड़ेगा हमें k का, k एक ऐसा नंबर है जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, +3/9। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी क्योंकि आपने शेषफल प्रमेय को पहले पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारा जो हमने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें आप लोग शेषफल प्रमेय को जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो 840 + k, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, 840 गुणा k + 3/9। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आई है। 3 इसलिए किया क्योंकि 3 शेषफल बच रहा है, और इन संख्याओं का जब हमने एलसीएम निकाला है तो एलसीएम 840 निकल के आया है, ठीक है। तो 9 का भाग हम यहाँ पे लगाएंगे तो 9 9 81, यानी कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 है 30, यानी कि 9 का भाग जब हम 30 में देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे शेषफल बच जाएगा 9 तियाँ 27 और 3 30, यानी कि 3 शेषफल बच जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3k + 3/9। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। अब k की जगह पे हम क्या क्या मान रख सकते हैं, तो हमने अगर k की जगह पे 1 को रखा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। क्या 6 9 से विभाजित है, तो आप कहेंगे नहीं है। अगर k की जगह पे हमने मान 2 को रखा तो 3 दूनी 6 + 3, यानी कि 3 दूनी 6 + 3, यानी क्या हो जाएगा 9/9, यानी ये 9/9 जो है वो 9 से विभाजित है, अर्थात k की जगह पे हमें कौन सी संख्या रखनी होगी, तो आप कहेंगे 2 को रखना है। तो यानी कि 840 जो दिया हुआ है 840, इसमें हमें कौन सी संख्या रखनी है, तो आप कहेंगे 2 को रखना है +3/9, यही तो हो रहा है। तो यानी कि इस 9 को हम हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए था। यानी 840 में जब हम 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 चौकू 8 और 2 अट्ठे 16 + 3, यानी कि ये कितना हो रहा है 1683।
ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। वो इसलिए था बेसिक क्योंकि अगर बाई चांस आ जाए आपसे पूछता, ये ऑप्शन नहीं दिया होता, वो कह देता कि बताइए उस संख्या का दहाई का अंक क्या है या सैकड़े का अंक क्या है, तो आप लोगों को ये तरीका से सवाल को हल करना था अगर ये एग्जाम में पूछता तो। और उसमें भी जब ये ऑप्शन उसने संख्या के रूप में नहीं दिए होते, उसके अलावा कोई चीज संख्या पूछ रहा होता, तो आपको ऐसे हल करना था इसको। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया है। आइए हम लोग इसके एक और टाइप पे चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। ये सवाल कह रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16, 18, 20, 25 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है लेकिन वह 7 द्वारा विभाज्य भी है। अर्थात जब इन संख्याओं से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है लेकिन वह संख्या 7 के द्वारा विभाज्य है। और यहाँ पे संख्याएं आपसे, वो जो संख्या पूछी गई है और यहाँ पे संख्याएं आपको दी गई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा 7 का भाग इन संख्याओं में दे के देख लेंगे और हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 7 की विभाज्यता का नियम, 7 से की विभाज्यता से बढ़िया है कि 7 का डायरेक्ट ही भाग दे लो। 7 का भाग जब यहाँ से चेक करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, 3 जीरो का मतलब 30, 7 चौकू 28, 2 जीरो बच गया, 7 दूनी 14, 6 और 4 64, यानी 7 से विभाज्यता का नियम यहाँ पे लग रहा है। 7 का पाड़ा पड़ा तो ये 7 से विभाजित नहीं है, ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा डायरेक्ट ही देख के। यहाँ पे देखो 7 दूनी 14, 4 बच गया, 4 जीरो 7 बना 35, 3 जीरो 7 चौकू 28, 2 2 यानी 22 हो गया। 7 का पहाड़ा 22 में नहीं जाएगा तो हमारा डायरेक्ट ये उत्तर हो जाएगा। हमको ये 7 वाले का यहाँ पे लगा के देखते हैं। वो कह रहा है कि 7, अब देखो ये तो 3 हमने चेक कर ही लिए थे, इसको देखते हैं। 7 दूनी 14, 4 जीरो 7 पना 35, 5 और 0 हो गया, 5 जीरो का मतलब 50, 7 सत्ते 49, 1 बच गया, 1 और 4 14 यानी 7 दूनी 14। ये वाली संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। आप लोगों को अगर ये चीज़ 7 का पहाड़ा भाग देना नहीं आया तो आप लोग एक बार अपना चेक कर लेना 7 का भाड़ा कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे भाग दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया है। लेकिन हम लोगों को इस सवाल को एग्जाम हॉल में अगर बाई चांस मान लो कि आपसे ऑप्शन ना दिए, मतलब ऑप्शन तो दिए जाएंगे लेकिन उसने कोई और चीज़ पूछी होती तो हम लोग 18,004 तक कैसे पहुँचते। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि 16, 18, 20, 25 यानी कि इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 16, 18, 20 और ये है 25। ठीक है, 16, 18, 20 और 25। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। 16 का मतलब क्या है, ये तो हमारा पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, यानी ये 16 तो बना ही रहेगा क्योंकि 16 को हम लोग अब सहभाज्य संख्याओं में नहीं तोड़ सकते हैं। 18 को तोड़ सकते हैं यानी 9 गुणा 2, 20 को तोड़ सकते हैं 4 गुणा 5, 25 को भी नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि 25 का 5 गुणा 5 होगा लेकिन वो स्क्वायर बन के आएगा, 25 ही लेना पड़ेगा। आप लोग कभी भी 25 को 5 गुणा 5 के रूप में नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, और तो अब यहाँ पे क्या है 16 गुणा 1 है। ठीक है, अब जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, जब हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो 3600 आ जाएगा। गुणा करके इनका एलसीएम निकालेंगे। कैसे गुणा किया वो तो हमने आपको बताया है कि 16 गुणा 25 गुणा 9, इनका जब गुणा किया तो आएगा कितना 3600 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन संख्याओं का 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम जो है वो 36 है, 3600 है। ठीक है, और 4 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो 4 शेषफल प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे k के बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 3600 प्लस k, सॉरी 3600 गुणा k प्लस शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है तो कहेंगे 4/7। यही तो है ना। अब 7 का भाग देखो 3600 में मत दो डायरेक्ट, इसको 7 को 3600 को ऐसे लिख सकते हैं 3500 प्लस 100 प्लस 100k प्लस 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपने 7 की अगर शेषफल प्रमेय को नहीं पढ़ा तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप जाइए शेषफल प्रमेय को पहले पढ़िए। ठीक है, तो 7 से 3500 तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ पे तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 7 का भाग जब 100 में देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा क्योंकि 14 सत्ते 98 होता है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया 2k प्लस 4/7, यही तो बचा। अब यहाँ पे देखते हैं k की जगह पे हम क्या क्या मान रख सकते हैं। तो k की जगह पे 1 आ सकता है,
2 एकम 2 और 4 6 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। एक की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, के की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 4 8, 7 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 2 3 6 4 10, 3 भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 4 रखेंगे तो 2 चौकू 8, 8 4 12, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 अगर रखेंगे तो 2 पंजे 10 और 4 14, यानी 5 से रखने पर ये कट रहा है। यानी के की वैल्यू अगर हम 5 रख देते हैं तो 2 पंजे 10 और 4 14 और 7 से 14 विभाजित हो जाता है, यानी कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। यानी कि 3600 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 18,000 प्राप्त हो जाएगा। 18,000 में 4 को ऐड कर देंगे तो 18,004 हो जाएगा। ठीक है, 18,004। और ये 4 इसलिए ऐड किया क्योंकि 18,000 जो संख्या आएगी वो देखो 3600 से कट रही है, तो ये इन संख्याओं से भी कटेगी। शेषफल 4 बच रहा है, इस वजह से हमने शेषफल की जगह पे 4 को ऐड किया है। ठीक है, आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये चीज़, इसमें कोई भी चीज़ डाउट अगर लगता है तो एक बार पुनः दोबारा वीडियो के देखिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं आपसे कहूँगा कि शेषफल प्रमेय को जाइए, पुराने वाले वीडियो में पड़ी हुई है, उस पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर वो आपसे समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे बताइए, मैं एक छोटा सा वीडियो शेषफल प्रमेय का भी बना दूंगा, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आएगा। और आज की क्लास मैं इन्हीं शब्दों के साथ मतलब आपसे आज्ञा लेता हूँ, समाप्त करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और वहाँ पे अब हम लोग अगले वीडियो में HCF को पढ़ेंगे, मासापा को पढ़ेंगे, उसके बाद मासापा और लासापा को दोनों कंबाइंड करके पढ़ेंगे। फिर इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दूँ, और बाकी आपको सवाल भी इसी के माध्यम से समझ में भी आ रहे होंगे। सवालों को मैं क्या कर रहा हूँ कि सवालों को मतलब पढ़ा रहा हूँ, एक ही सवाल में काफ़ी चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे आज के लिए आज्ञा दीजिए, और मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।